वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आर पार्थसारथी द्वारा लिखी गई पोइम फ्रॉम होम कमिंग को। इससे पहले कि हम लोग पोइम को डिस्कस करें, हम थोड़ा सा राइटर के बारे में, पोइट के बारे में जान लें। राजगोपाल पार्थसारथी was born on 20th August 1934 in Tripura Alchar near Trichalba. He was educated at Don Bosco High School and Siddharth College, Mumbai, and at Leeds University, UK, where he was a British Council Scholar in 1863-64. He completed his PhD degree from University of Texas at Austin in 1987. तो ये थी उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन। ही वॉज lecturer in English literature in Mumbai for 10 years and before joining Oxford University Press in 1971 as regional editor in Chennai. तो वो इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरर भी रह चुके इंग्लिश लिटरेचर के मुंबई में 10 साल तक। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी काम किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में भी काम किया। ही मूव्ड ऑन टू न्यू दिल्ली in 1970. ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट एशियन स्टडीज़ at Skidmore College in Saratoga Springs, New York. His works include Poetry from Leeds in 1968. उनके works include करते हैं Poetry from Leeds 1968 में, Publisher of Passage published by Oxford University Press in 1977, a long poem preface, a book which were all poems from part of single and published by Oxford University Press in 1970. He also translates from Tamil to English. वो तमिल से इंग्लिश में भी उन्होंने ट्रांसलेशन की। इस ट्रांसलेशन इनटू मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स ऑफ द 5th century तमिल एपिक द टेल ऑफ द एंकलेट एन एपिक ऑफ साउथ इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय कोलंबिया यूपी इन 1993. इट रिसीव्ड द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज इन 1995. तो ये उनके वर्क को ट्रांसलेशन प्राइज़ भी दिया गया, साहित्य अकादमी प्राइज़ भी दिया गया 1995 में। एंड द एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज़ इन कॉर्पोरेशन A.K. रामानुजन बुक प्राइज़ फॉर ट्रांसलेशन, और A.K. रामानुजन बुक प्राइज़ भी दिया गया उनको इसी ट्रांसलेशन के लिए। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द अलका पोइट्री प्राइज़ ऑफ पोइट्री इन इंडिया। उनको अलका पोइट्री प्राइज़ भी दिया गया 1966 में। ही वॉज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ राइटिंग प्रोग्राम during 1978 and a member of advisory board for English of साहित्य अकादमी, द नेशनल अकादमी ऑफ लेटर, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो हम लोग देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल उनकी पर्सनैलिटी थी, मल्टी डायमेंशनल उनका करियर था, बहुत सारी प्राप्तियां की। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आर पार्थसारथी के बारे में। और ये हम लोग देख सकते हैं जनरली उनका इंग्लिश की फील्ड में बहुत होल्ड था, और इसी चीज़ का हमारे आज की टॉपिक पोइम के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ भी है, लिंक भी है। कैसे लिंक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पोइम, दैट इज़ आर पार्थसारथी, राजगोपाल पार्थसारथी's फ्रॉम होम कमिंग. The present poem from Homecoming has been written by R. Parthasarathi, one of the famous Indian poet in English. Most of his poems deal with the idea of serving his mother tongue, that is Tamil. तो बेसिकली जो पोइम लिखी गई है फ्रॉम होम कमिंग, ये लिखी गई आर पार्थसारथी, जो कि एक इंडियन पोइट है इंग्लिश के। मोस्ट ऑफ हिज आइडिया ऑफ सर्विंग हिज मदर टंग, दैट इज तमिल। ज़्यादातर उनकी पोइट्री यही थी कि वो अपनी मदर टंग, मातृभाषा की सेवा कर सके, जबकि तमिल लैंग्वेज। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स है में से एक जो बहुत ही फेमस वर्क है वो है रफ पैसेज। द प्रेजेंट पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक रफ पैसेज। ये जो पोइम है ये उनकी उसी किताब रफ पैसेज में से ली गई है। रफ पैसेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एग्जाइल, ट्रायल एंड होम कमिंग। रफ पैसेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एग्जाइल बनवास, ट्रायल संघर्ष, और होम कमिंग घर वापसी। तो इन 3 हिस्सों में इस पोइम को डिवाइड किया गया, और हम लोग जिस हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्सा लिया गया है फ्रॉम होम कमिंग से। R. Parthasarathi is famous Indian English poet. He hails from southern parts of India. As the title Exile from Homecoming announce, R. Parthasarathi comes home after spending some time abroad, but he is not able to fit himself in the current scenario culturally, linguistically, sociologically, and psychologically.
तो नाम से ही क्लियर हो जाता है एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग की बनवास की आर पार्थसारथी जो है वो काफ़ी लंबे समय के बाद विदेश से वापस अपने मातृभूमि भारतवर्ष पहुँचे हैं। और यहाँ पे आके वो यहाँ पे करंट सिनेरियो ना तो वो कल्चरली अपने आप को फिट कर पा रहे हैं, ना ही लिंग्विस्टिकली, ना ही सामाजिक तौर पे और ना ही मानसिक तौर पे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जितने जितने कुशलता से उन्होंने इंग्लिश में रचनाएं लिखी, जितनी कुशलता से उन्होंने इंग्लिश भाषा की, एक विदेशी भाषा की सेवा की, उनको लग रहा है उतनी कुशलता से वो शायद लिंग्विस्टिकली उतने साउंड नहीं रहे, उनके पास उतना स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी अब तमिल लैंग्वेज की नहीं रही। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो उतनी कुशलता से अब अपनी मातृभाषा की सेवा नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो अपने आप को प्रेजेंट टाइम में एडजस्ट करना मुश्किल पा रहे हैं। द प्रेजेंट पार्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम होम कमिंग इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स हिज होम कमिंग नॉट टू अ लैंड बट टू हिज मदर टंग। यहाँ पे वो इस हिस्से में वो अपनी घर वापसी बता रहा है, ना कि किसी शहर को, ना किसी गाँव में, किसी देश में, बल्कि वो अपनी मातृ भाषा की तरफ अपनी घर वापसी की बात कर रहा है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के अब दोबारा से अपनी मातृभाषा में लिखने की कोशिश करना चाहता है, दैट इज़ तमिल। The poet tells that after serving of English language for so many years, finally he decided to return to his own mother tongue. पोइट कहता है कि उसने विदेशी लैंग्वेज इंग्लिश की तो बहुत सेवा कर ली अपनी रचनाओं के साथ, अब वो चाहता है कि वो अब घर वापसी करे और अपनी मातृभाषा की भी अपनी रचनाओं के ज़रिए सेवा करे और अपनी मातृभाषा को भी उतना ही फेमस करे जितना कि उसने इंग्लिश को फेमस किया है। बट व्हेन ही ट्राइज टू राइट इन तमिल ही फाइंड हिमसेल्फ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। बट जब वो अपनी मातृभाषा में लिखने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे वो बिल्कुल थक चुका है, हार चुका है। कैसे हार चुका है? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जिस शब्दावली की उसे अब ज़रूरत है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास विचार तो बहुत है, जब हम लिखने बैठते हैं हम लोग कहते हैं इस भाव के लिए एग्जैक्ट शब्द क्या होगा। उसी प्रकार से उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास भाव तो बहुत है बट शब्दावली की, वोकेबलरी की कमी उसके पास आ चुकी है। अब उसके पास जितनी वोकेबलरी इंग्लिश की रिफाइंड थी उसके पास उतनी वोकेबलरी अब उसके पास शायद उसकी मातृभाषा तमिल की उसके पास नहीं रही है। I am no longer, stanza 1, I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to pair of obese headlights. I am no longer myself as I watch the evening blur the traffic to a pair of obese headlights. दो बार लिखो गई हैं lines. Here through the image of the poet returning home in the evening from the office, the poet has tried to present his feeling of disappointment when he reaches home because he finds himself completely exhausted and tired. यहाँ पे अगर हम लोग शाब्दिक रूप में देखें तो सिंपल सी एक तस्वीर बताई गई है। जब कोई इंसान सुबह से निकला हुआ अपने काम के ऊपर शाम को थका हारा घर वापस आता है, सड़क पे उसे लाइट्स की नज़र, सड़क से उसके ऊपर आती जाती गाड़ियों की नज़रें, ट्रैफिक लाइट्स उसके ऊपर पड़ती है, उसे दिखाई नहीं देता, पूरे दिन के काम ने उसको थका दिया। तो उसी इमेज के ज़रिए पोइट ने दिखाया है कि किस प्रकार से इतने लंबे अवधि तक इंग्लिश भाषा की सेवा करने के कारण वो मानसिक रूप पे, लिंग्विस्टिक रूप पे वो बिल्कुल एग्जॉस्ट और टायर्ड हो चुका है। और इसीलिए जब वो अपनी मातृभाषा की सेवा करने की कोशिश करता है तो अपने आप को उसमें असमर्थ या लाचार महसूस करता है। द पोइट टेल्स दैट द फैट एंड अगली हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ हिम आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर टू सी हिम क्लियरली। वो कहता है कि जैसे जब हम सड़क पे आ रहे होते हैं तो सामने से अगर किसी गाड़ी की लाइट हमारे आँख में पड़ जाए तो हम लोग देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से उसके पास विचार बहुत हैं बट इंग्लिश की इतने लंबे समय तक उसने सेवा की है कि उस लंबे समय के कारण उसके ऊपर इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है कि अब तमिल लैंग्वेज को लिखना और तमिल लैंग्वेज में पोइट रचना करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। In other words, the poet has presented his feeling of disappointment and depressed state of mind through this image. और दूसरे शब्दों में अगर ये कहना भी गलत नहीं है कि इस इमेज के ज़रिए उसने अपने मन की निराशा और डिप्रेस्ड, अपने आप
माइंड का थका होना जो है वो हम लोगों को इस इमेज के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। हेयर द होम कमिंग ऑफ द पोइट इज़ नॉट टू अ हाउस और अ लैंड। यहाँ पे जो हो घर वापसी ना तो वो किसी घर की है ना किसी भूमि की है, बल्कि ये जो घर वापसी की बात हो रही है वो हो रही है उसकी मदर टंग दैट इज़ तमिल की। I returned home tired, my face pressed against the window of expectation. I climbed the steps to my flight, only to trip over the mat. Outside the door, the key goes to sleep in my palm. Stanza 2. The poet tells that he felt very much tired in the evening when he returned home. तो अगर हम लोग शाब्दिक बातें करें तो शाब्दिक में वो कहता है कि बहुत थका हुआ था दिन भर के काम काज के कारण जब वो शाम को घर लौटा। ही स्लोली ट्राई टू क्लम्ब अप द स्टेयर टू हिज फ्लैट ओनली ट्रिप ओवर द डोरमैट। वो इतना थका हुआ था कि जब वो धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर फ्लैट की तरफ गया तो वो जैसे ही अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो जो घर के बाहर हम लोगों ने डोर मैट रखा होता है उसके ऊपर से वो स्लिप कर गया। ही इवन फंबल्स द की ऑफ हिज हाउस। यहाँ तक कि उसके हाथ से घर की चाबी भी नीचे गिर जाती है। इट अपीयर्स टू हिम एज इफ इट हैज़ स्लेप्ट इन हिज हैंड। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो चाबी उसके हाथ में सो गई है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भूल चुका है कि उसने वो चाबी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। ठीक है, ये तो शाब्दिक मीनिंग था। गहरा मीनिंग क्या है देखिए, इफ वी सी डीपर मीनिंग ऑफ द दैट पोइट वांट्स दैट ही हैज रिटर्न टू हिज मदरलैंड दैट इज इंडिया विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो गहरा मीनिंग अगर हम लोग इसका देखें तो वो ये है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक इसका अर्थ देखें तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब वो भारत लौटने का निर्णय लेता है तो उसके मन में बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ी उसने अपेक्षाएं की थी कि अब वो जाके अपनी मातृभूमि मातृभाषा की सेवा करेगा, विदेशी लैंग्वेज की जैसे अपनी मातृभाषा को भी वो ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, बट वाई ही थॉट ऑफ सर्विंग हिज मदर टंग राइटिंग तमिल इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। और उसने ये निर्णय भी लिया था कि अब वो जो भी लिखेगा वो इंग्लिश की बजाय तमिल में लिखेगा और इस प्रकार से वो अपनी मातृभाषा की सेवा करेगा। इन अदर वर्ड, ही डिसाइड टू सर्व हिज मदर टंग। ही फील्स दैट ही हैज़ नॉट अचीव एनीथिंग बिकॉज ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन सर्विस ऑफ हिज मदर टंग। उसे ऐसा लगता है, अब क्यों उसे ऐसा लगता है, चाबी खो गई। वो अपने इंग्लिश पोइटिक करियर में चरम सीमा पर था, उसने इंग्लिश के करियर में सब कुछ हासिल कर लिया, बट जब उसने देखा दूसरों की जितनी मर्जी मदद कर ले, जब तक हम लोगों ने अपने आप को नहीं संवारा, हम लोग दूसरों को कह देते हैं झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, जब तक मैंने वो चीज़ अपने ऊपर अडॉप्ट नहीं की तो तब तक उस चीज़ का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए पोइट कहता है, इन अदर वर्ड, ही हैज़ डिसाइडेड टू सर्व हिज मदर टंग। ही फील्स दैट ही हैज़ नॉट अचीव्ड एनीथिंग बिकॉज ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन द सर्विस ऑफ हिज मदर टंग। तो पोइट कहता है उसे ऐसा लग रहा है कि उसने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि अब तक जो भी उसने हासिल किया वो था विदेशी लैंग्वेज के लिए। उसे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि वो सब कुछ हासिल करके जीरो, क्योंकि उसने अभी तक अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए कुछ भी नहीं किया। बट व्हेन ही ट्राई टू राइट इन तमिल ही फेल्ट आउट नाउ तमिल इज़ नो लॉन्गर द लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। बट जब वो तमिल में लिखने की कोशिश करता है उसे ऐसा लगता है कि अब तमिल लैंग्वेज अपने पहले जैसा महत्व हो चुकी है। जैसे पहले लोग, वहाँ के लोग तमिल में लिखना एक गर्व महसूस करते थे, अब वो इम्पोर्टेंस जो है वो खो चुका है तमिल लैंग्वेज का। ही फेल्ट वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड डिसइल्यूजन्ड। वो बहुत निराश हो जाता है। ही फेल्ट दैट हिज होम कमिंग हैज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर हिम बिकॉज तमिल लैंग्वेज लॉस इट। उसे ऐसा लगता है कि उसकी घर वापसी उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हुई, क्योंकि उसको तमिल लैंग्वेज के अंदर पहले जैसी अब इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले तमिल लैंग्वेज क्लासिकल टेक्स्ट के लिए फेमस थी, जैसे पहले तमिल लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट थी, अब तमिल लैंग्वेज वो अपना इम्पोर्टेंस खो चुकी है। एक्सेप्ट दैट हिज टंग is being tied by English and he is not fluent with Tamil as he was abroad। उसे अब इस चीज़ को भी वो मान चुका है कि जितने फ्लुएंटली, जितने आसानी से वो इंग्लिश में लिख सकता है, जितने आसानी से उसके पास अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में शब्दावली है, उतनी आसानी से अब उसके अंदर अपनी मातृभाषा की वोकैबुलरी नहीं रही है, क्योंकि वो एक लंबा समय विदेश में रह के आया है। उसके कारण उसकी जो रूट्स हैं उसकी अपनी बेसिक लैंग्वेज से टूट चुकी हैं। ही एक्सपेक्ट पीपल टू स्पीक गुड तमिल हैज़ बीन यूज्ड इन गुड ओल्ड
Tamil literature and scripture. His expectations are in vain and his hopes vanish when he hears people use Tamil. When he hears that people use Tamil that is articulated by characters in the celluloid world of cinema. उसे उसके अंदर ये एक्सपेक्टेशन थी कि लोग दोबारा से तमिल को वो स्टेटस दिलाएं, बट वो बहुत निराश हो जाता है जब वो देखता है कि अब लोग वो वाली तमिल नहीं बोलते जो कि क्लासिकल लिटरेचर में लिखी गई थी, बल्कि अब वो बोलते हैं जो दिखावे वाली सिनेमा की दुनिया की लैंग्वेज रह गई है. I fear I have bungled again. The last refinement of speech terrifies me. The balloon of poetry has grown red in face with repeated blowing. The poet tells that he has returned to his motherland. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि पोइट काफ़ी साल होम कमिंग कहाँ से है, विदेश से भारत की होम कमिंग है, और वो किस चीज़ के ऊपर होम कमिंग करना चाहता है, अपनी मातृभाषा तमिल के ऊपर. तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि पोइट एक लंबे समय के बाद जब भारत लौटता है तो वो इस उपेक्षा के साथ लौटा था कि अब वो अपनी मातृभाषा की सेवा करेगा, बट जब वो अपनी मातृभाषा की सेवा करने की कोशिश करता है वो अपने आप को उसमें लाचार और असमर्थ महसूस करता है. द पोइट टेल्स दैट ही हैज़ रिटर्न्ड to his motherland with a very high great expanded desires in his heart. He thought that now he would serve his mother tongue by writing in Tamil, but when he sat down to write, he felt that he is not able to write well in Tamil. तो वो इस उम्मीद के साथ आया था कि अब वो अपनी मातृभाषा की सेवा करेगा तमिल लैंग्वेज में लिख के, बट जब वो लिखने के लिए बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उतने अच्छे तरीके से तमिल लैंग्वेज में नहीं लिख सकता जितने अच्छे तरीके से वो इंग्लिश में लिखता था. ही फेल्ट एज इफ ईयर्स ऑफ सर्विंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव लेड टू द लॉस ऑफ तमिल लैंग्वेज वोकैबुलरी एंड रिफाइनमेंट इन. उसे ऐसा महसूस होता है लंबे समय तक इंग्लिश लैंग्वेज की सेवा करने के कारण उसके अंदर से तमिल लैंग्वेज की वोकैबुलरी और रिफाइनमेंट जो है, शुद्धता जो है, वो ख़त्म हो गई है, कम हो चुकी है. द पोएट टेल्स दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन तमिल लैंग्वेज एंड पोएट्री हैड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस as has been regarded as a classical in their positions. वो कह रहे हैं एक समय था जब तमिल लैंग्वेज और पोइट्री को बहुत सर्वोत्तम स्थान माना जाता था. यही कारण है कि जितने भी बड़े ग्रंथ हैं वो कविता के रूप में लिखे गए हैं, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गीता है, चाहे वो ग्रंथ साहब है, चाहे वो कुरान है. बट पोइट कहता है कि अब पोइट्री अपनी वो अहमियत खो चुकी है. अब हम लोगों को पोइट्री बोरिंग लगती है और हम लोगों को कहानियाँ, मसालेदार चीज़ें पढ़ने में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज. बोथ द पोइट्री एंड तमिल लैंग्वेज लॉस्ट ए क्लासिकल टच. इट अपीयर्स टू हिम विद द रिपीटेड यूज देयर अकर्ड एन इमोशनल अपसेट टू द पोइट्री. पोइट को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा यूज़ करने के कारण पोइट्री अपनी अहमियत खो चुकी है. एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट, जैसे बैलून को अगर हवा ज़्यादा भर दे वो फट जाता है, उसी प्रकार से पोइट्री का भी ज़्यादा यूज़ हो जाने के कारण पोइट्री भी अपनी जो क्लासिकल टच है या पोजीशन है वो खो चुकी है, और ये चीज़ पोइट को बहुत ज़्यादा उदास कर देती है. For scripture I therefore recommend the humble newspaper. I find my prayers occasionally answered there. In the further section, the poet tells that he came to India with hope that now he would write poetry instead of him, but he finds that Tamil has lost his previous grace and touch. Now it is no more language of classical type. It has now become the language of newspaper, films and news channel. कह रहे कि कहाँ पर एक समय था कि तमिल लैंग्वेज को क्लासिकल टेक्स्ट की लैंग्वेज माना जाता था, बट अब ये अखबारों की, फिल्मों की, मीडिया की लैंग्वेज बन के रह गई है. द न्यूज़पेपर एंड सिनेमा डिग्रेडेड. और न्यूज़पेपर और सिनेमा ने इसकी क्वालिटी को, लैंग्वेज की क्वालिटी को छोटा कर दिया है, कम कर दिया. द पोएट टेल्स दैट इवन नाउ nobody likes to read the holy scripture and sometimes we find his prayers answered occasionally in newspaper. और यहाँ तक कि अब लोगों को कविता और धार्मिक किताबें पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा. यही कारण है कि पोइट्री ने अपना जो स्थान है, वो अपनी पोजीशन जो है वो खो दी है. इन अदर वर्ड द पोइट वांट्स दैट नो बॉडी इज इंटरेस्टेड टू रीड द पोइट्री. दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है आज के टाइम पे लोगों को पोइट्री पढ़ना जो इंटरेस्टिंग नहीं लगता. मोर ओवर एवरीवन लाइक्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. ज़्यादातर लोगों को शॉर्ट स्टोरीज, न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ने में इंटरेस्ट है. इन दिस वे ही वांट्स टू मेक इट क्लियर दैट बोथ तमिल लैंग्वेज एंड पोइट्री. इस तरीके से वो ये बता देता है तमिल लैंग्वेज और पोइट्री दोनों ने अपनी जो क्लासिकल पोजीशन और टच जो है वो खो दी है. Like this, unmindful of the day, melting into the night, my heart I have turned inside out. In this section, the poet wants
to present his disappointment at the degraded position of poetry. इस सेक्शन में वो जो पोइट्री और तमिल ने अपनी पोजीशन खो दी है उस के ऊपर अफसोस जाहिर कर रहा है, निराशा जाहिर कर रहा है. He thought that his homecoming would prove fruitful in the service of his poetry and mother tongue. उसने ये सोचा था कि वो अपनी होम कमिंग से अपने पोइट्री और मदर टंग की सेवा करेगा. बट when he saw that both have lost their position, but when he saw that both have lost their position, he felt disappointed, decided that he will stop writing poetry at all. और जब उसे लगता है कि दोनों चीज़ें अपना स्थान खो चुकी हैं तो वो फिर बजाय इसके कि उन कोशिश करता कि उस बजाय इसके कि वो कोशिश करता कि वो दोबारा से उन पोइट्री और लैंग्वेज को उनका स्थान दिला पाता, वो हार मान लेता है और वो कहता है कि अब वो लिखना ही छोड़ देगा. He will neither write in English nor in Tamil. वो कहता है ना तो वो इंग्लिश में लिखेगा ना वो तमिल में लिखेगा. In this way he will pass his days and nights silent without trying to make any effort to fight with circumstances and conditions. वो कहता है कि वो अब हालातों से नहीं लड़ेगा बल्कि खामोशी से हार मान लेगा और जो हालात हैं उन्हीं हालातों में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा. The poet tells that he has turned inside out. वो कहता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी पर उस पर कोई निचोड़ नहीं निकला, इसीलिए अब वो हार मान चुके हैं. In other words, he wants to say that he has realized that there can be no real homecoming. He felt that no one can ever be home at anywhere. उसे एहसास हो चुका था कोई इंसान कभी भी होम कमिंग नहीं कर सकता कभी भी. उसे होम कमिंग करने के लिए वो बेस उसके पास होना ज़रूरी है जिससे वो होम कमिंग करना चाहता है. Here after I should be content, I think, to go through life with the small change of uncertainty. In the end, the poet decided that he would stop writing poetry, and therefore he has lost his willpower to fight against the circumstances. That is why he tries to content with whatever comes to him. अंत में वो कहता है कि वो कविता लिखना ही छोड़ देगा, ना वो पोइट्री को दोबारा से उसकी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ना वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, ना ही वो तमिल लैंग्वेज के स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से जो लड़ने की इच्छा शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है, हालातों के आगे वो घुटने टेक चुका है. इसीलिए वो कहता है जैसे हालात उसके सामने आते जाएंगे उन हालातों के मुताबिक वो काम करता चला जाएगा. रियलाइजेशन सीम्स टू डाउन ओवर हिम. उसे ऐसा लगता है कि सच्चाई उसके ऊपर खुलती चली जा रही है. द पोएट टेल्स दैट नाउ ही वुड ट्राई टू लिव विद स्मॉल चेंज इन हिज लाइफ विद दिस. बजाय कि वो हालातों को चेंज करे वो कहता है कि वो अपने जीने का एटीट्यूड ही चेंज कर लेगा. जबकि होना ये चाहिए, हमारे अंदर ऐसी विल पावर होनी चाहिए कि हम लोग हालातों से लड़ें, हालातों के बदले, ना कि अपने आप को तब्दील कर ले. He accepts that he cannot fight with the life and accepts the present condition as a part of life. वो ये भी स्वीकार करता है कि वो अब ज़िंदगी की लड़ाई में हार चुका है, वो अब आगे नहीं लड़ सकता और इसीलिए जो भी हालात उसके हैं उसे वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान के उनको स्वीकार कर रहा है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पोइट इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी टाइप ऑफ सैफी. दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पोइट को अपनी होम कमिंग के अंदर किसी प्रकार की भी संतुष्टि नहीं होती है. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पोइट ने तो अपने आप को हेल्पलेस, लाचार महसूस करवा दिया, हार मान ली. बट पोइट ये चाहता है कि वो तो हार गया बट हम लोग ऐसी सिचुएशन में कभी भी हार ना माने, हेल्पलेस ना हो और हम लोग हमेशा हालातों से लड़ते चले जाएं और हमारे अंदर इतनी आत्मशक्ति होनी चाहिए कि हम लोग हालातों को बदल सकें, ये नहीं कि हालातों के आगे घुटने टेक दे. द पोइट पर्सोना बिकम्स फेड अप विद थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. पोइट उग चुका है अपनी आसपास की दुनिया से. ही कंसिडर हिमसेल्फ एज ए पोइट एंड क्रिएटर. वो अपने आप को एक कवि और एक रचयिता मानता है. ऑल ही कुड डू इज डिफाइंड ए पोइट. वो अपने आप को एक कवि के रूप में डिफाइन भी करता है. ही लुक हिमसेल्फ एज ए पोइट एंड comes out defining a poet is someone who becomes fat and by reading some old poems and poets. He also reads some commentaries. He is being invited to conference some schools and colleges. The poet is against himself being a poet and abuses himself of being one. तो पोइट अपने आप को पोइट होने के लिए भी कोसता है. उसे ऐसा लगता है कि उसके अगर वो अच्छा पोइट बन ही नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी मातृभाषा की सेवा नहीं की तो फिर उसे विदेशी भाषा की सेवा करके ग्रेट पोइट बनने में भी कोई लाभ नहीं था. द पोइट पर्सोना इज फाइनली वेटिंग टू रिटायर फ्रॉम लाइफ येट ही इज नॉट कंटेंट विद लाइफ.
इसीलिए अंत में वो अपनी ज़िंदगी से, अपने पोइटिक करियर से रिटायरमेंट लेने की कोशिश करता है, जबकि अभी तक उसको उस चीज़ से संतुष्टि भी नहीं मिली। संतुष्टि तो तब मिलती जब वो पोइट बन के अपनी मदर टंग की भी सेवा कर पाता। ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ फ्रीलांसर। ही प्रेज टू गॉड दैट अ फ्यू ऑफ हिज आर्टिकल शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड प्रेयर्स आर समटाइम आंसर्ड। वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि उसके कुछ आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाए, और जब उसे वो पब्लिश होता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रेयर्स हैं उसका उसे जवाब मिल गया। कंक्लूड्स द पोएम विद ए कंपाइलिंग थॉट ऑफ कंटेंटमेंट दैट ही शुड गो थ्रू हिज लाइफ। और वो पोएम को इसी सोच से कंक्लूड करता है कि वो हालातों से लड़ नहीं सकता, अब वो हालातों के मुताबिक अपने आप को मोड़ना शुरू कर देता है, और हम लोगों को एक शिक्षा देता है कि हम लोग ऐसे ना बने जो हालातों के आगे घुटने टेक दे, बल्कि हम लोग हालातों से लड़ते चले जाएं। तो इससे पहले कि मैं कंक्लूज़न को पढूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था आइडिया पोएम का, इसीलिए इस पूरी पोएम को मैं एक छोटी सी 2 मिनट की ओवरव्यू में इस पूरी पोएम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोइट जो है वो काफ़ी साल विदेश में रहा था। इंग्लिश के पोइटिक करियर में उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स की थी, हम लोगों ने अभी पढ़ी भी थी स्टार्टिंग में। वो डिसाइड करता है कि विदेशी भाषा की तो बहुत सेवा कर ली, अब मातृभाषा की सेवा करने का समय है। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना भारतवर्ष वापस लौटा जाए, वहाँ जाके अपनी मातृभूमि और मातृभाषा की सेवा की जाए। इसीलिए जब वो भारत लौटने का निर्णय लेता है तो उसके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि वो तमिल लैंग्वेज को, पोइट्री को एक और लेवल पे ले जाएगा। बट जब वो लौटता है, तमिल में लिखने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप को असमर्थ पाता है। जैसे अब हमारे साथ होता है, कई बार आप लोग बोल देते हो कि सर पंजाबी तो पता है बट इंग्लिश में लिखने के लिए हमारे पास वर्ड्स, वोकेबलरी नहीं है। तो उसी प्रकार से अब उसके पास थॉट्स बहुत थे, बट तमिल लैंग्वेज की वोकेबलरी, क्योंकि लंबे समय तक 20-25 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज की सेवा की थी, इसीलिए उसके पास अपनी मातृभाषा की जो वोकेबलरी थी वो कम हो चुकी थी। इसीलिए वो अपने आप को एक ठोस तमिल कवि के रूप में प्रेजेंट करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, लाचार महसूस करता है। और बजाय इसके कि अब वो सीखता, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है, वो चाहे तो वो सीख सकता था, बट वो हालातों के आगे घुटने टेक देता है। वो एक्सक्यूज़ देता है कि पोइट्री भी अपना स्थान खो चुकी है, तमिल लैंग्वेज भी अपना स्थान खो चुकी है। इसीलिए होम कमिंग से वो संतुष्टि नहीं ढूंढ पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर टंग की सेवा कर ही नहीं पाता, और वो अपने आप को लाचार पाता है कि वो अपनी मदर टंग की सेवा नहीं कर पाता। इसीलिए वो बजाय इसके कि अपने आप को मजबूत करता, तमिल में लिखता, वो कहता है कि अब वो लिखेगा ही नहीं, ना इंग्लिश में ना पोइट्री में। वो हालातों से लड़ेगा ही नहीं। हालातों से लड़ने की बजाय वो हालातों के आगे घुटने टेक देता है, और हमें शिक्षा देता है कि हम लोग पोइट के जैसे हालातों के आगे घुटना ना टेके। So, in the end, to conclude, we can say that R. Partha's homecoming portrays a picture of his native state, Tamil Nadu, as he returns from his sojourn abroad. तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम में पोइट ने अपने नेटिव लैंड तमिलनाडु के ऊपर अपनी घर वापसी की बात की। जब वो विदेश से वापस आया, ही परसीव्ड ए मार्क चेंज इन नेटिव लैंग्वेज। वो चाहता था कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर बदलाव ला सके, बट जब वो लौटता है वो देखता है कि नेटिव लैंग्वेज अब पहले जैसी उसकी मदर टंग जो है वो इम्पोर्टेंस खो चुकी है। He comprehends that it was his lack of familiarity with the native language that rendered the language alien to the perception. वो कहता है कि ये उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज से लिंक टूट जाना ही है जो उसे अपनी लैंग्वेज से अलग कर दिया, जिसके कारण वो तमिल में अपने आप को लिखने में असमर्थ महसूस करता है। His persistent use of foreign tongue disposed him of his inherently rich native language. क्योंकि उसने लंबे समय तक विदेशी लैंग्वेज इंग्लिश की सेवा की थी, इसी कारण उसके अंदर से उसकी खुद की लैंग्वेज का जो प्रभाव था वो कम हो चुका था। हिज एसोसिएशन विद इंग्लिश अपीयर्स टू बी लाइक इम्प्रिजनमेंट एज ही रेसल्स विद इंग्लिश चेंज। उसे अपने आप के अंदर ऐसा लगता है कि जो इसने इतने सालों तक इंग्लिश लैंग्वेज की सेवा की है वो जेल है। उसने उसको जंजीरों में जकड़ लिया है, जिसके कारण वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिंक्स को तोड़ के तमिल लैंग्वेज में के साथ जुड़ नहीं पा रहा। हिज मदर टंग इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ हिज रिच द्राविडियन हेरिटेज दैट ही चेरिशेस। वो चाहता था कि वो अपनी मदर टंग की सेवा कर सके। इन हिज चेन्स दैट डिसेबल हिम टू मूव फ्रीली, बट उसकी वो इंग्लिश की चेन उसे जकड़ लेती हैं, और ही फेल्ट ही स्टम्बल, वो गिर जाता है और वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है उसके नीचे से तमिल लैंग्वेज में लिखने के लिए ज़मीन निकल चुकी है, उसके पास बेस नहीं है। इसीलिए वो हार मान लेता है, और बजाय इसके कि वो अपने आप को इम्प्रूव करता, वो
इस चीज़ से संतुष्ट हो जाता है कि ना तो वो अब पोइट्री इंग्लिश में लिखेगा ना वो तमिल में लिखेगा। तो ये थी हमारी पोइम फ्रॉम होम कमिंग और पार्थसारथी द्वारा लिखी गई पोइम थी ये। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। So thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.